दोस्तों, अगर आप लाइफ में लोगों का दिल जीतना चाहते हो और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, तो हाउ टू विन एन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमने पार्ट 1 के 3 पावरफुल चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें आपने सीखा कि लोगों से कैसे बात करें, उनका ट्रस्ट कैसे जीतें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। अगर आपने वो नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। उन चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले उन्हें जरूर सुनिए, तभी आप इस जर्नी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। भाग 2, लोगों के दिल में जगह बनाने के 6 आसान तरीके। नंबर 1, प्रत्येक स्थान पर सम्मान कैसे पाएं, लोगों के दिलों पे कैसे राज किया जाए। इस पाठ को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप यह पुस्तक पढ़ें, इसके स्थान पर आप संसार के सबसे अच्छे मित्र बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीख लेते। आखिर कौन है वह? शायद वह कल ही आपको सड़क पर दिख जाए, आपसे 10 फीट की दूरी पर ही वह अपनी पूंछ हिलाने लग जाएगा। अगर आपने उसे जरा सा पुचकार दिया तो वह आपसे लिपट जाएगा और अपने प्रेम का इजहार भी करने लगेगा। शायद आप नहीं जानते कि उसके इस प्यार में कोई स्वार्थ, कोई कपट, कोई छल नहीं है। वह आपको अपना ग्राहक भी नहीं बनाना चाहता, वह आपसे पैसा भी नहीं चाहता, ना वह आपसे शादी करना चाहता। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जीवित रहने के लिए कोई अन्य काम भी नहीं करना पड़ता। वह तो बस प्रेम देता है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देता। मुर्गी को तो अंडे देने पड़ते हैं, गाय भैंस को दूध देना पड़ता है तथा चिड़ियों को गाना गाना पड़ता है, चहचहाना पड़ता है, वह भी हमारी खुशी के लिए। एक बार मेरे पापा मेरे लिए 5 सेंट के एक पीले बालों वाला छोटा सा पिल्ला खरीद कर लाए। उस समय मैं 5 साल का था। वह पिल्ला ही मेरे सुख दुख का साथी था। हर शाम को 5 बजे के लगभग वह बरामदे में बैठकर अपनी मनमोहक आंखों से सड़क पर देखता रहता था और जैसे ही वह मेरी आवाज़ सुनता था, गोली की रफ्तार से भी तेज मेरे पास दौड़ते हुए आ जाता था और फिर पूरे आनंद से मेरा स्वागत करते हुए मुझसे जोर जोर से लिपट जाता था। मेरी टीपी 5 साल तक मेरा सबसे करीबी और सच्चा दोस्त बना रहा। फिर एक रात को अचानक ही मुझसे 10 कदमों की दूरी पर बिजली गिर जाने से मेरी टीपी की मौत हो गई। मैं तो सन्न ही रह गया था। टीपी की मौत मेरे बचपन की सबसे दुखद याद थी। टीपी ने कभी भी मनोविज्ञान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। टिपी में ही क्या, मैं समझता हूँ कि हर कुत्ते में ऐसी कोई दैवी शक्ति होती कि वह जानता है कि कैसे दूसरों में रुचि लेकर 2 पल में ही किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन मनुष्य के बस की बात यह नहीं है, उसे तो वर्षों लग जाते हैं किसी को अपना बनाने में। लेकिन यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इस बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि सारे लोग उनमें रुचि दिखाएं और इसी कारण वह निरंतर गलतियां करते चले जाते हैं और वह अपनी इसी प्रयास में असफल होते चले जाते हैं। लोगों की ना आप में कोई दिलचस्पी है ना मुझ में, उनकी सारी दिलचस्पी तो स्वयं में है। सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे। एक बार न्यूयॉर्क के टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत मजेदार सर्वे किया। उन्होंने जानना चाहा कि टेलीफोन पर होने वाली बातों में से किस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और सर्वे से पता चला कि 500 चर्चाओं में मैं शब्द का ही 3900 बार से अधिक प्रयोग किया गया था। ठीक इसी प्रकार जब आप कोई सामूहिक फोटो देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आप अपनी ही तस्वीर खोजते हैं। यदि हम केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा स्वयं में उनकी रुचि जगाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सच्चे मित्र नहीं बना पाएंगे। सच्चे मित्र ऐसे नहीं बनते। व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू में वियना के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने लिखा है, जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता है। वही आदमी दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे अधिक असफल भी होते दिखाई देते हैं। आप मनोविज्ञान पर चाहे दर्जनों पुस्तक पढ़ ले, फिर भी आपको अपने काम का वक्तव्य तो केवल एडलर के शब्दों में ही मिलेगा। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए। एक बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मैंने लघु कथा लेखन का एक कोर्स किया। उसी कोर्स में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक ने हमारी कक्षा को बताया कि वह अपनी मेज पर पड़ी दर्जनों कहानियों में से एक भी कहानी को जब पढ़ते हैं तो कुछ लाइन पढ़ने के बाद वह इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि उस कहानी के लेखक दूसरे लोगों को पसंद करता है या नहीं। उन्होंने कहा, यदि लेखक को पसंद नहीं करता तो वह लोग उसकी कहानी क्यों पसंद करेंगे।
फिर वह अनुभवी संपादक अपने लेक्चर के दौरान 2 बार रुका तथा उसने भाषण देने के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा, जो आपका पादरी आपको बताएगा मैं भी आपको वही बातें बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए यदि आपको एक सफल कहानीकार बनना है तो आपको दूसरे लोगों में रुचि लेनी ही होगी। यही बात एक कहानीकार के बारे में सही है, तो यही बात लोगों से आमने सामने बातें करने में सही साबित होंगी। जब हावर्ड थर्स्टन ब्रॉडवे में अपना आखिरी शो देने वाले थे तो उस शाम को मैं उनके साथ ही ड्रेसिंग रूम में था। थर्स्टन एक विश्वविख्यात जादूगर थे जिन्होंने 40 से ज्यादा सालों तक दुनिया के कोने कोने में जाकर अपना मायावी खेल दिखाया था तथा दर्शकों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। 6 करोड़ लोग उनके शो के टिकट खरीद चुके थे और उन्हें लगभग $20 लाख का लाभ हुआ था। इतना सब कुछ उन्होंने स्कूल में जाकर नहीं सीखा था, क्योंकि वे तो बचपन से ही घर छोड़कर भाग गए थे। वे मालगाड़ियों में चुपके चुपके सवारी किया करते थे, घर जाकर भीख मांगा करते थे और भूसे के ढेर पर सोते थे तथा रेल की पटरियों के आसपास या सड़कों पर लगे पोस्टरों को देखकर उन्होंने पढ़ना सीखा था। मैं बहुत उत्साहित था कि उन्होंने यह सब आखिर कैसे कर लिया, इसलिए मैं मिस्टर थर्स्टन से उनकी सफलता का राज जानना चाहता था। क्या उन्हें केवल जादू का ही ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जादू पर तो अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर कितने ही अन्य जादूगर उनके जैसा ही जादू जानते हैं। लेकिन उनके पास 2 ऐसी अनमोल चीजें थी जो दूसरों के पास नहीं थी। वे अपने व्यक्तित्व से सबको मोहित कर लेते थे, मतलब वह एक कुशल शोमैन थे। उन्हें मानव प्रकृति का पूरा अनुभव था। वे अपनी प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक कार्य, अपनी आवाज की हर तरंग, अपनी आंखें उठाना या पलकें झपकाना, प्रत्येक हरकत को पहले से ही पूरी तैयारी कर मंच पे उतरते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी दूसरों में वास्तविक रुचि थी। वे दिखावा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि कितने ही जादूगर दर्शकों को देखते हैं तथा खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग विराजमान हैं जिनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, मैं तो आसानी से इन्हें मूर्ख बना दूंगा। लेकिन थर्स्टन का सबसे भिन्न तरीका था। प्रत्येक बार मंच पर जाने से पहले वह स्वयं से कहते थे, मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। इन्हीं लोगों के कारण ही मैं अपनी आजीविका कमा पाता हूँ तथा अपना जीवन आनंद से गुजार पाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन लोगों को निराश ना करूँ तथा इनके समझ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊँ। वे बार बार यह कहते थे, मैं अपने दर्शकों से असीम प्यार करता हूँ, मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बातें कोरी बकवास लगे, लेकिन मैंने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। मैं तो बस आपको संसार के सबसे विख्यात जादूगरों में से एक जादूगर की सफलता का राज बता रहा हूँ। अब मैं आपको पेंसिल्वेनिया के निवासी नॉर्थ वारेन के जॉर्ज डाइक का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। 30 सालों तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के पश्चात उन्हें विवस्था में रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उनके स्टेशन की साइट के ऊपर नया हाईवे बनने वाला था। लेकिन रिटायर होने पर वह खाली बैठे बैठे जल्दी ही उब गए, इसलिए वे संगीत में अपने शौक को समय देने लगे। वे अनेक संगीत विशेषज्ञों से चर्चा करने लगे। वे बहुत विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण प्रवृत्ति के थे तथा सामने वाले संगीतक की पृष्ठभूमि तथा उनकी रुचियों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। वे स्वयं कुछ अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अनेक अच्छे संगीतज्ञों से अपनी दोस्ती कर ली थी। फिर उन्होंने संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेना आरंभ कर दिया था तथा शीघ्र ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज विकिंजुआ काउंटी के संगीत के रूप में पहचानने लगे थे। अंकल जॉर्ज जब 70 से ऊपर के थे तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद ले रहे थे, प्रत्येक पल को जी रहे थे। दूसरों में रुचि लेने के कारण उन्होंने अपने बुढ़ापे के खालीपन को एक नए जीवन से सारोबार कर लिया था, जबकि अधिकतर लोग अपने जीवन को बोझ समझकर उसे जीते जी समाप्त कर देते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट की सफलता का भी यही राज था। उनका सेवक भी उनसे बहुत प्यार करता था। उनके वैलेट जेम्स ई एमास ने उन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। एक बार मेरी पत्नी राष्ट्रपति से पूछ बैठी, बॉब व्हाइट कैसा होता है, क्योंकि उसने बॉब व्हाइट को कभी नहीं देखा था। रूजवेल्ट ने मेरी पत्नी को बॉब व्हाइट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। फिर कुछ समय बाद हमारे फोन की घंटी गूंज उठी। एमास और उसकी पत्नी का घर रूजवेल्ट के घर के समीप ही था। वह फोन रूजवेल्ट का था जिसे मेरी पत्नी ने उठाया था। रूजवेल्ट ने मेरी पत्नी को बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब व्हाइट है, वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती है। यह छोटी छोटी बातें ही तो रूजवेल्ट को औरों से अलग करती थी।
वे जब भी हमारे घर के आसपास से गुजरते थे तो ओ एनी या ओ जेम जैसे शब्द सुनाई देते थे, चाहे उन्हें कोई दिखाई दे अथवा नहीं। यह मैत्री भाव ही था जिससे वह सबकी दृष्टि में महान थे। फिर ऐसा कौन सा कर्मचारी होगा जो अपने ऐसे मालिक को नापसंद करेगा? इस तरह के मनुष्य तो ढूंढने से भी कठिनता से ही मिल पाते हैं। एक बार राष्ट्रपति टैफ्ट अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे और तभी रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में आए। अपने से छोटे लोगों को पसंद करने का इससे सही उदाहरण कहीं मिलेगा कि उन्होंने सभी पुराने कर्मचारियों, यहाँ तक कि बर्तन साफ करने वाली नौकरानी को भी उसके नाम से पुकारा था। फिर उनकी दृष्टि एलिक नामक महिला बावर्ची पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम अभी भी कार्न ब्रेड बनाती हो? एलिस ने बताया कि वह कभी कभी नौकरों के लिए ही कार्न ब्रेड बनाती है, मालिक लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, शायद उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं। प्रेसिडेंट से मिलने पर मैं उन्हें यह बात जरूर बताऊंगा। फिर एलिस उनके लिए कार्न ब्रेड ले आई तो रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में चक्कर लगाते हुए बड़े प्यार से खाया और वापस लौटते समय मालियों तथा मजदूरों का भी अभिवादन करना नहीं भूले। उन्होंने उसी प्रकार किया जैसे वह पहले करते थे। व्हाइट हाउस में 40 सालों से प्रमुख प्रवेशक रह चुके आइक हूवर बहुत भाव विभोर होकर बताते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में यह सबसे सुखद दिन था हमारे जीवन का और हम में से कोई भी $100 के नोट के बदले में इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। चैटहैम न्यू जर्सी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड एम साइक्स में भी महत्वहीन दिखने वाले लोगों में रुचि दिखाने की यही प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति का उन्हें लाभ भी हुआ था। सालों पहले मैसेच्यूसेट्स क्षेत्र में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करते थे। हिंगहैम में एक दवाई की दुकान में हमारा खाता था। उस स्टोर में जाकर मैं पहले सोडा क्लर्क तथा सेल्स क्लर्क से कुछ देर बात करता था, उसके बाद उसके मालिक के पास जाकर ऑर्डर लेता था। एक दिन उस स्टोर का मालिक मुझसे कहने लगा कि वह अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का सामान नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वे अपनी गतिविधियों को अब फूड तथा डिस्काउंट स्टोर पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान घाटे में चल रही है। यह बात सुनकर तो मैं बहुत निराश हो गया था तथा कई घंटों कार में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हुए इसी बारे में सोचता रहा। फिर मैंने निर्णय किया कि ऐसे परेशान होने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्यों ना एक बार स्टोर के मालिक से मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। वापस उस दुकान पर जाने से पहले मैं हर बार की तरह पहले सोडा क्लर्क तथा सेल्स क्लर्क से हाय हेलो किया और फिर उसके बाद मैं मालिक से मिलने गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह मालिक मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मेरा स्वागत करते हुए मुझे हमेशा से 2 गुना ऑर्डर दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, इसलिए मैं उससे पूछ बैठा कि इन सब का कारण क्या है। फिर उसने बताया कि तुम्हारे जाने के पश्चात यह सोडा क्लर्क मेरे पास आया था। इसने ही मुझे बताया कि कुछ गिने चुने सेल्समैन ही ऐसे होते हैं जिन्हें मालिक के अलावा दूसरे कर्मचारियों में भी रुचि होती है। उसने कहा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और हमें आपके साथ बिजनेस जरूर करना चाहिए। मुझे अपने इस कर्मचारी की बात जच गई, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता कि दूसरे लोगों में सचमुच रुचि रखना एक सेल्समैन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। वैसे यह तो हर जगह काम आने वाला बहुत महत्वपूर्ण गुण है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति में सचमुच रुचि दिखाएं तो वह चाहे कितना भी व्यस्त, कितना भी धनी, कितना भी महान क्यों ना हो, हमारी ओर कभी न कभी ध्यान जरूर देगा, हमें अपना कीमती समय तथा सहयोग जरूर देगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंस में कथा लेखन का एक कोर्स किया। हमने कैथलीन नारिस, एटा टार्बल, फैन हर्ट, अल्बर्ट पेसन, टर्गुन तथा रूपर्ट ह्यूज जैसे व्यस्त तथा सुप्रसिद्ध लोगों को भी आमंत्रण भेजा था। वे आकर अपने अनुभव सुनाए। हमने उन सबको पत्र में लिखा, हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमें आपका लेखन बहुत पसंद है तथा सचमुच ही आप में बहुत रुचि है, इसलिए हम अपने मन से चाहते हैं कि हम आपकी सफलता का राज जान सके। प्रत्येक पत्र के अंत में 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिख दिया कि आप बहुत व्यस्त हैं, अतः भाषण तैयार करना आपके लिए आसान काम नहीं होगा, इसलिए हमने आपके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार कर दी है जिसके आधार पर आप अपने जीवन तथा कार्यशैली का ब्यौरा हमें दे सके। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वे सभी अपना घर छोड़ अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय हमारे लिए निकालकर हमारी कक्षा में अपना भाषण देने आ गए। इसी फार्मूले को प्रयोग में लाकर मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के मंत्री मंडल के कैबिनेट मिनिस्टर लेस्ली एम साटैट, कैबिनेट के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज डब्ल्यू विकरसन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा बहुत से अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग कक्षा में भाषण देने के लिए राजी कर लिया था। हम सभी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा सच्चे दिल से करते हैं, फिर चाहे हम फैक्ट्री के मजदूर हो, ऑफिस के मामूली क्लर्क हो या फिर सिंहासन पर विराजमान महान सम्राट हो। हम जर्मनी के कैसर का उदाहरण ले सकते हैं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति में सारा संसार उससे बहुत घृणा करता था, यहाँ तक कि उसके अपने देशवासी भी उसके विरोधी हो
गए थे, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए हाईलैंड भागना पड़ा था। जाने कितने लोग उससे इतनी घृणा करते थे कि वे उसे जान से ही समाप्त तो देना चाहते थे या फिर जीवित ही जला डालना चाहते थे। ऐसे ही घृणा के बीच में एक छोटे बच्चे ने उसे सच्ची प्रशंसा भरा पत्र लिखा, जिसमें उसने उसकी खूब प्रशंसा की। उस छोटे बच्चे ने लिखा था, चाहे लोग उससे कितनी भी घृणा क्यों न करें, उसकी दृष्टि में तो विल्हेम ही जर्मन सम्राट थे और वह हमेशा ही उनसे प्रेम करेगा। जर्मन सम्राट भी इस पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने उस छोटे बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। बच्चा आया अपनी माँ के साथ। फिर सम्राट ने उस बच्चे की माँ से ब्याह रचा लिया। छोटे बच्चे को लोगों का दिल जीतने की कला सीखने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने के लिए जरूरत नहीं थी, वरन वे तो सहज अनुभूति से जान जाते हैं कि लोगों के लिए दिल में कैसे स्थान बनाया जाता है। यदि आपको सचमुच किसी दोस्त की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कोई काम जिससे आपको अपना समय, विचार तथा ऊर्जा सब कुछ लगाने होंगे। जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका का दौरा किया था। महीनों की मेहनत से उन्होंने स्पेनिश भाषा सीखी, जिससे वे वहाँ के नागरिकों को उनके देश की भाषा में ही संबोधित कर सके। दक्षिण अमेरिका के लोगों को भी उनका यह व्यवहार बहुत पसंद आया। अब कई सालों से मेरी आदत बन चुकी है, मैं अपने प्रियजनों के जन्मदिन अवश्य याद रखता हूँ, लेकिन कैसे? वैसे भी ज्योतिष विज्ञान में मुझे जरा सा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले से पूछता हूँ, क्या जन्मतिथि व्यक्ति के स्वभाव में कोई संबंध होता है? फिर मैं उनसे उनकी जन्मतिथि पूछ लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा 20 नवंबर तो मैं 2-3 बार 20 नवंबर दोहराता हूँ। जैसे ही मेरा दोस्त मेरी ओर पीठ करता है तो मैं उसका जन्मदिन तथा नाम लिख लेता हूँ, फिर इसे अपनी जन्मदिन वाली डायरी में लिख लेता हूँ। फिर नए वर्ष की शुरुआत में मैं उन्हें अपने कैलेंडर पर लिख लेता हूँ ताकि मैं उन तारीखों को भूल ना पाऊँ। जब भी उनका जन्मदिन आता है तो मैं चिट्ठी लिखकर या फिर टेलीग्राम करके उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज देता हूँ। इसका प्रभाव सामने वाले पर बहुत सकारात्मक होता है। वह सोचता है कोई तो है जिसे मेरी चिंता है। अब यदि हमें सच्चे दोस्त चाहिए, अगर हम लोगों का मन जीतने की इच्छा रखते हैं तो हमें उन्हें उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए, पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए। जब कोई आपसे फ़ोन पर बातें करे तो भी आपको उत्साह से काम लेना चाहिए। हेलो कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि आप उससे बात करके प्रसन्न हैं। अनेक बड़ी कंपनी तो अपने टेलीफोन ऑपरेटर को इस बात का प्रशिक्षण देती हैं, जिससे वे सामने वाले से पूरी गर्मजोशी से बात कर सके तथा उन्हें प्रभावित कर सके। अब से आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें। सचमुच की रुचि न केवल आपको सच्चा मित्र देती है बल्कि कंपनी का स्थायी ग्राहक भी देती है। एक बार न्यूयॉर्क के नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका को एक अंक में यह प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को मैडलिन रोजडेल नामक महिला ग्राहक ने लिखा था। मैंने यह पत्र आपको यह बताने के लिए लिखा है कि मैं आपके सभी कर्मचारियों से बहुत प्रभावित हूँ। सभी बहुत विनम्र, मृदुभाषी, सहयोगी तथा सभ्य हैं। कितना अच्छा लगता है जब लंबी कतार में प्रतीक्षा के पश्चात टेलर मधुर आवाज में आपका स्वागत करती है। पिछले वर्ष मेरी माँ 5 महीनों तक अस्पताल में दाखिल रही थी। मुझे अक्सर ही पैसे निकलाने के लिए टेलर काउंटर पर बैठी मैरी पेट्रेसेलो के पास जाना पड़ता था। वे प्रत्येक बार मेरी माँ की तबीयत के बारे में जरूर पूछती थी। वे सचमुच ही मेरी माँ को लेकर चिंतित थी। अब तो संभवतः आपको तनिक भी संदेह नहीं होगा कि मिसेज रोजडेल उस बैंक की स्थायी ग्राहक बनी रहेंगी। न्यूयॉर्क के एक ही बड़े बैंक के चार्ल्स आर वाल्टर्स को किसी कॉरपोरेशन के विषय में गुप्त रिपोर्ट तैयार करने का भार सौंपा। वाल्टर जानते थे केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सारे तथ्य इतने कम समय में दे सकता है। डॉक्टर वाल्टर्स उस प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे तो एक महिला ने अपना सर दरवाजे के अंदर डालकर उस प्रेसिडेंट को बताया उस दिन की पोस्ट में विदेशी टिकट तो आए ही नहीं थे। प्रेसिडेंट ने वाल्टर को बताया वह अपने 12 वर्षीय पुत्र के लिए डाक टिकट इकट्ठे कर रहे हैं। वाल्टर्स ने अपनी समस्या बताकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ने गोलमोल जवाब देना आरंभ कर दिया जो एकदम अस्पष्ट थे। वाल्टर की समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं थे। कंपनी का प्रेसिडेंट बात करने के मूड में नहीं था। यूं कहें कि यह साक्षात्कार एकदम संक्षिप्त तथा निरर्थक साबित हुआ। हमारी पूरी कक्षा के समझ यह कहानी सुनाते हुए वाल्टर्स ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए, कैसे सारी बात साफ की जाए। फिर मुझे उसकी सेक्रेटरी की कई बातें याद आने लगी, 12 वर्षीय पुत्र, डाक टिकट, और फिर मुझे यह भी याद आ गया कि हमारे बैंक का विदेश विभाग डाक टिकटों को इकट्ठा करता था। हर देश से आने वाले पत्रों को डाक टिकट हमारे संग्रहालय में थे। फिर अगले दिन मैं उस प्रेसिडेंट से मिलने चला गया तथा साथ में वह डाक टिकट भी ले गया। मैंने उसे यह संदेश भिजवा दिया कि उसके बेटे के लिए मेरे पास डाक टिकट है। मुझे बहुत शीघ्रता से बुलाकर उस प्रेसिडेंट ने मेरी इतना गर्मजोशी स्वागत किया जैसे संसद के चुनावों का कोई प्रत्याशी हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तथा आंखों में मैत्री भाव था।
डाक टिकटों को यह देखकर तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह कहने लगा, वाह ये टिकट तो मेरे जॉर्ज को बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर बहुत देर तक हम टिकटों के विषय में बात करते रहे। फिर उसने मुझे अपने बेटे की फ़ोटो भी दिखाई। उसके बाद उसने मुझे वह सारी जानकारी दे दी जो मैं चाहता था, और वह भी मेरे बिना पूछे ही। फिर बहुत देर तक वह मुझे अपने बैंक के बारे में सब कुछ बताता रहा। फिर उसने अपने स्टाफ को बुलाकर उससे भी कुछ प्रश्न पूछे, कुछ जानकारी लोगों को फ़ोन करके प्राप्त कर ली। फिर उसने मुझे आंकड़े तथा रिपोर्ट तथा पत्र व्यवहार सब कुछ सौंप दिया। मुझे तो जैसे एक स्कूप मिल गया, लग रहा मानो गुत्थी अपने आप सुलझ गई थी। अब एक और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। वर्षों से फिलाडेल्फिया के सीएम नाफले एक बड़े चेन स्टोर संगठन को ईंधन बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह चेन स्टोर संगठन ईंधन को शहर से बाहर किसी डीलर से मंगवाता था। फिर वह ईंधन नाफले के ऑफिस के आसपास इकट्ठा किया जाता था। एक बार नाफले ने हमारी कक्षा में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चेन स्टोर पर क्रोध उतारते हुए उन्हें देश के लिए अभिशाप तक कह डाला। लेकिन इसके बाद भी नाफले को आश्चर्य हो रहा था कि वे उससे माल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कोई दूसरा ढंग उपयोग करने का सुझाव दिया। अपने कोष के सदस्यों के मध्य एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था चेन स्टोर से देश भर को नुकसान ही नुकसान है, लाभ तो बहुत कम है। मैंने नाफले को सुझाव दिया कि वे चेन स्टोर के पक्ष में ना बोले। नाफले इसके लिए तैयार हो गए। फिर वह उसी चेन स्टोर संगठन के मालिक के पास गया, जिससे वह बुरी तरह से चिढ़ता था तथा उसे उल्टी सीधी बातें भी सुनाता था। नाफले ने उसे कहा, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य आपको ईंधन बेचना नहीं है, मैं तो मात्र आपसे सहायता मांगने आया हूँ। फिर उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहा, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं इस चेन स्टोर के लाभों के आंकड़े तथा पूरी जानकारी को प्राप्त करना चाहता हूँ, और आपके अतिरिक्त कोई अन्य मुझे इसकी सही जानकारी नहीं दे सकता। मुझे यह प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है, और यह काम मैं आपकी सहायता से ही कर सकता हूँ। अब आगे की कहानी स्वयं नाफले के शब्दों में है। मैंने उस व्यक्ति से 1 मिनट के समय की मांग की थी, और फिर उसी शर्त पर वह मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हुआ था। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझसे करीब 2 घंटे तक बातें की। उसने एक और एग्जीक्यूटिव को बुलाया, जिसे चेन स्टोर पर एक पुस्तक लिखी थी। वह मेरी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने नेशनल चेन स्टोर एसोसिएशन को फ़ोन करके मेरे लिए इस विषय पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मंगवा दी। उसे लगने लगा था कि चेन स्टोर सचमुच ही लोगों का भला कर रहे हैं, और इस बात का उसे गर्व भी था। वह भी इस संगठन से जुड़ा होने के कारण बहुत से लोगों का भला कर रहा है। उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी तथा आत्मविश्वास से उसका चेहरा दमक रहा था। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सोच अब एकदम बदल चुकी थी। वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया तथा प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। फिर उसने मुझसे कहा कि वह परिणाम के बारे में मुझे आकर जरूर बताए। इसी बहाने हम दोनों की एक बार फिर मुलाकात हो जाएगी। अंत में उससे मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप बसंत ऋतु के आने पर मुझसे आकर मिले। उस समय मैं आपको ईंधन का ऑर्डर देने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए तो जैसे यह कोई चमत्कार था। मैं वर्षों से उसे ईंधन बेचने का प्रयास में लगा था, परंतु उसका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था, और अब वह स्वयं मुझसे ईंधन खरीदने की बात कर रहा था। लेकिन यह चमत्कार इस कारण से हुआ था क्योंकि मैं 2 घंटे तक उसमें तथा उसकी समस्याओं को वास्तविक रुचि ली थी। लेकिन यदि मैं वर्षों तक यह प्रयास करता रहता वह मुझमें तथा मेरे सामान में रुचि ले, तो यह कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो मिस्टर नाफले अपनी कोई नई खोज नहीं की, यह तो सदियों पुरानी सच्चाई है। इसी सच्चाई को तो ईसा के जन्म से भी 1 सदी पूर्व प्रसिद्ध रोमन कवि पब्लिशियस साइरस ने इसी प्रकार कहा, जब दूसरे लोग हमें हमारी समस्याओं में रुचि लेने लगते हैं, तो हम भी उनमें तथा उनकी समस्याओं में रुचि लेने लगते हैं। लेकिन मानवीय सिद्धांतों के प्रत्येक सिद्धांत की भांति हमारी रुचि का प्रदर्शन सत्य है तथा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, ना कि दिखावे पर, झूठ पर। इसमें रुचि दिखाने वाले तथा जिसमें रुचि ली जा रही है, उन दोनों का भी भला होना चाहिए। न्यूयॉर्क के आइलैंड में हमारा कोर्स करने वाले मार्टिन गिंगसर्व ने हमें बताया कि किस प्रकार एक नर्स द्वारा ली गई विशेष रुचि में उसके जीवन की धारा को बदल दिया। उसके अनुसार मेरी उम्र 10 वर्ष थी और उस दिन थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा था। मैं एक अस्पताल के वेलफेयर वार्ड में भर्ती था तथा दूसरे दिन मेरा एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। मुझे पता था कि आगे कई महीनों तक मुझे बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द झेलना पड़ेगा। मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था तथा हम दोनों वेलफेयर में थे। उस दिन मेरी माँ भी मुझसे मिलने नहीं आ सकी। शाम होते ही मुझे अकेलेपन, चिंता तथा डर सताने लगा। मुझे मालूम था कि मेरी माँ घर पर मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा और वह मुझसे मिलने भी नहीं आ सकी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, जिन्हें मैं छिपाने के लिए मैं अपने सर को तकिए के अंदर दबाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली। मैं अकेला चुपचाप सोता रहा और मेरे शरीर में दर्द होने लगा।
लेकिन मेरे रोने की आवाज़ एक युवा नर्स के कानों तक पहुंच गई, इसलिए वह मेरे पास आई। उसने मेरी चादर को हटा दी, मेरे आंसू पोंछने लगी। उसने मुझे बताया कि वह बहुत अकेली थी, वह दिन भर काम करती थी, लेकिन परिवार के साथ रहने में असफल थी। फिर भी वह मेरा और अपना डिनर साथ में ले आई। स्लाइड टर्की, आलू, क्रैनबेरी, सॉस तथा साथ में आइसक्रीम भी थी। उसने मुझसे बात करके मेरे डर को दूर भगाना चाहा। वैसे तो उसकी ड्यूटी शाम 4 बजे तक थी, लेकिन वह रात को 11 बजे तक रुकी। वह मेरे साथ बातें करती रही, गेम्स खेलती रही, तब तक रुकी जब तक कि मुझे नींद नहीं आने लगी। उसके बाद कितने थैंक्स गिविंग डे आए और आकर चले गए, लेकिन मुझे वह दिन हमेशा याद रहता है। मुझे सालों बीत जाने के बाद भी आज वह दिन याद है, जब मैं घोर निराशा, हताशा, कुंठा, भय और न जाने कितने नकारात्मक विचारों के बीच घिरा हुआ था। तभी उस अपरिचित नर्स ने आकर अपने प्रेम तथा कोमलता से मेरे सभी नकारात्मक पहलुओं को सकारात्मक सोच को हावी कर दिया था। अब यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपकी सराहना करें, यदि आप अपनी सहायता करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को हमेशा ही अपने मस्तिष्क में रखें। सिद्धांत नंबर 1, दूसरे व्यक्तियों में सच्ची तथा वास्तविक रुचि लें।